फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन के बाद अब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 a little 11-year-old German boy called हेलमुथ। तो ये एक नाजिज्म और राइज ऑफ हिटलर, इसकी शुरुआत की जा रही है एक कहानी से कि स्प्रिंग 1945 का समय है। एक 11 साल का लड़का जिसका नाम हेलमुथ है, वो बेड पर लेटा हुआ है और उसने ओवरहर्ड किया, मतलब कुछ आपस में धीरे धीरे बात करते हुए सुना उसके पेरेंट्स को कि वो डिस्कस कर रहे हैं कुछ सीरियस बातें। उसके पिताजी एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे और उन्होंने अपनी वाइफ के साथ ये डेलिब्रेट किया कि हम पूरी फैमिली को मार डालें या हमें खुद अकेले सुसाइड कर लेना चाहिए। उसके पिताजी ने इस बात को, इस डर को फियर ऑफ रिवेंज के कारण कहा। फियर ऑफ रिवेंज का मतलब होता है उनके अंदर डर था कि उनसे बदला लिया जाएगा। नाउ द एलाइज विल डू टू अस। अब एलाइज कंट्रीज वही हमारे साथ करेंगे जो हमने उनके साथ किया है, ऐसा उसके पिताजी कह रहे हैं। तो अभी आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपको इन बातों को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि उन्होंने सबको जंगल ले गए घुमाने। वहाँ उन्होंने खूब अच्छे से टाइम स्पेंड किया, पुराने गाने गाए और बाद में उसके पिताजी ने, हेलमुथ के पिताजी ने अपने आप को ऑफिस में गोली मार ली। हेलमुथ को ये याद था हेलमुथ को बार बार ये याद आ रहा था कि उसने अपने पिताजी की ब्लडी यूनिफॉर्म को कैसे देखा और कैसे फैमिली के फायर प्लेस में उसे जला दिया गया उस यूनिफॉर्म को। और ये बात उसके दिमाग में ट्रॉमेटाइज्ड हो गई। तो लगभग उसने 9 साल तक के अपने घर में खाना खाने से मना कर दिया। इधर उधर जाके खाना खाता रहा होगा, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं उसकी माँ उसको जहर न दे दे। तो ऐसा क्यों हुआ हेलमुथ के पिताजी के साथ? तो ये क्या हुआ कि हेलमुथ को ये पता नहीं होगा कि ये सब क्यों हुआ, लेकिन उसके पिताजी एक नाजी थे। अब ये वर्ड नए नए आपके सामने आएंगे, नाजी। और हिटलर के सपोर्टर थे, सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। मैनी ऑफ यू नो विल समथिंग अबाउट नाजी एंड हिटलर। आप लोगों ने सुना होगा हिटलर के बारे में कि हिटलर बहुत ही क्रूर आदमी था। यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन। आपको ये भी पता होगा कि हिटलर ने ये डिटर्मिनेशन किया था कि वो जर्मनी को एक बहुत शक्तिशाली देश बनाएगा और उसकी एम्बिशन थी कि वो पूरे यूरोप को जीत लेगा। आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने, यू मे हैव हर्ड, कि उसने कई ज्यूज़ मतलब कई यहूदियों को मारा। बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट। नाजिज्म केवल एक या दो काम नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर था, एक आइडिया था वर्ल्ड का और पॉलिटिक्स का। तो चलिए अब हम उसको लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड what Nazism all about, and let's see why Helmut's father killed himself and what was the basis of his fear। और चलिए देखते हैं कि आखिर हेलमुथ नाम के इस बच्चे के पिताजी ने अपने आप को क्यों मारा और उनके डर का क्या बेस था। इसमें आपको न्यू वर्ड मिलेंगे, हालांकि ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं रशियन रेवोल्यूशन में। पहला वर्ड है एलाइज। एलाइज, देखिए जब वर्ल्ड वार हुआ था तो दो तरह के पावर थे। एक तरह का पावर एलाइड पावर कहलाता था और एक तरह का पावर सेंटर पावर कहलाता था। तो एलाइड पावर में वो देश शामिल थे जिनमें शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस थे। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन और फ्रांस थे।
और उसके बाद इस एलाइड पावर को रशिया और यूएसए ने ज्वाइन कर लिया था और इन लोगों ने एक्सेस पावर के अगेंस्ट, एक्सेस पावर मतलब जो सेंटर पावर कहलाते थे, सेंटर पावर में जनरली 3 नाम फेमस थे, जर्मनी, इटली और जापान। बाकी के दूसरे देशों ने, मैंने आपको रशियन रेवोल्यूशन में पहले ही बताया था कि बाकी के दूसरे देशों ने इनको ज्वाइन कर लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 1945 को जर्मनी ने एलाइज के सामने सरेंडर कर दिया। देखिए ये भी कहानी 1945 से शुरू हो रही है, ये फ्लैशबैक पे जाएगी क्योंकि ये हमको पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से शुरू करेंगे हम और यहाँ तक हम पहुँचेंगे मई 1945 तक के। तो ये कहानी को भी समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हम चल रहे हैं। तो जर्मनी ने सरेंडर कर दिया एलाइज के सामने और हिटलर, उसका जो मिनिस्टर था गोबेल्स, उसने इंटायर फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया बर्लिन बंकर में। और जब वार ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, क्योंकि इसके लिए हिटलर को ही दोषी ठहराया गया था, तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल नटमेग में थी जिसने नाजी वॉर क्रिमिनल्स को क्राइम अगेंस्ट पीस के लिए और वार क्राइम के लिए और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, 3 चीज़ों के लिए उनके ऊपर मुकदमा चलाया। जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वार, और जर्मनी का जो व्यवहार था, स्पेशली जो एक्शन जिनको ह्यूमैनिटी अगेंस्ट क्राइम कहा जाता है, मतलब क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा जाता है, कि मानवता के विरुद्ध जो उसने काम किया, जो बहुत सारे उससे मोरल और इथिकल क्वेश्चन, नैतिक क्वेश्चंस पूरे वर्ल्ड में उसके कंडमनेशन, मतलब उसको धिक्कारा जाने लगा। आखिर ये एक्ट क्या थे, क्यों उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा था? तो अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के शेडो के अंदर जर्मनी ने वेज्ड किया था, जर्मनी ने शुरू कर दिया था एक जेनोसाइडल वार। जेनोसाइडल का मतलब यहाँ पीछे साइड में दिया हुआ है कि किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एक तरफ तो ये लोग वार कर रहे थे और जर्मनी वाले, और दूसरे देशों में बहुत सारे लोगों को मार रहे थे, मतलब सैनिकों को मार रहे थे। वहीं इन्होंने अपने देश में बहुत तहलका मचा के रखा हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने हजारों लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाकर मार डाला था। तो इस तरह से एक एक पूरी, मतलब एक पूरी प्रजाति को ये नाश करना चाह रहे थे, आगे हम पढ़ेंगे। और इसी को जेनोसाइडल कहा गया है, which resulted the mass murder of selected group of innocent civilian। कई इनोसेंट सिविलियन को इन्होंने मारा। नंबर ऑफ पीपल जो मारे गए, अब आप सुन लीजिए, उनमें 6 मिलियन जूस थे। अब ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इससे कई अधिक लोग मारे गए होंगे। 6 मिलियन मतलब 60 लाख, 2 लाख जिप्सी, 1 मिलियन मतलब 10 लाख पुलिस सिविलियन, और 70,000 जर्मन्स मारे गए थे, ऐसे जर्मन जिनको मेंटली और फिजिकली डिसेबल माना जाता था। और इसके अलावा इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट्स, कई हजारों पॉलिटिकल अपोनेंट्स को इन्होंने मारा था। नाजीज डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग, और एक ऐसा तरीका जो पहले कभी नहीं यूज़ किया था, बाय गैसिंग दैम इन वेरियस किलिंग कॉन्सेंट्रेट्स लाइक ऑस्ट्रिच, एंड द नटमेग ट्रिब्यूनल सेंटेंसेस ओनली 11 नीडिंग नाजीज। केवल 11 नाजीज को डेथ दी गई थी और कई लोगों को लाइफ प्रिजनमेंट दिया गया था। रिट्रीब्यूशन डिड कम येट द पनिशमेंट ऑफ नाजीज वॉज फॉर शॉर्ट ऑफ, और ये कहा जा रहा था कि जो उनको पनिशमेंट मिला था वो उनकी ब्रूटैलिटी और उन्होंने जो क्राइम किया था उसके सामने बहुत छोटा था। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल था, उसने, मिलिट्री ट्रिब्यूनल, उसने क्या क्यों दिया था इन लोगों को? यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं, क्यों उन्होंने ये सेंटेंसेस, या क्यों उन्होंने ये दंड दिए थे? सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है और सेंटेंस का मतलब दंड भी होता है, पनिशमेंट भी होता है।
और सेकेंड वर्ल्ड वार में कितने लोग मारे गए थे। या ये भी क्वेश्चन आता है एलाइज पावर क्या होते हैं और सेंटर पावर क्या होते हैं, सॉरी, तो ये एलाइज, इसको एक्सेस पावर का भी नाम दिया है, सेंटर पावर की जगह एक्सेस पावर भी दिया है। तो हमें ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, क्योंकि हिस्ट्री का यही मतलब है कि वो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, कि आखिर वीमर रिपब्लिक का जन्म कैसे हुआ। ये वीमर रिपब्लिक क्या थी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, अब हम फ्लैशबैक पे जा रहे हैं कि ये तो हमने लास्ट सीन देखा कि मई 1945 को इनको सज़ा मिल रही है क्योंकि इन्होंने इतने इतने लोगों को मार दिया। लेकिन इसके पहले क्या हुआ, कैसे ये हुआ, आखिर जर्मनी जैसे देश में ये कहाँ से शुरू हुआ, उसके लिए अब हम पढ़ेंगे बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। वीमर एक जगह का नाम है जो जर्मनी में है। जर्मनी एक पावरफुल किंगडम था अब 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में। उसने पहला वर्ल्ड वार लड़ा 1914 से 1918 के बीच में, और अलॉन्ग साइड ऑस्ट्रियन एम्पायर, अपने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ, ये देखिए बीच में जर्मनी दिया हुआ है, और वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा कि इसके साथ साथ आजू बाजू में कौन कौन थे। अभी आगे वाले मैप्स में हम इसको देखेंगे। और उसने अगेंस्ट एलाइज कंट्रीज़ के अगेंस्ट लड़ा, और सभी ने बहुत इंथुजियास्टिकली ये वार को ज्वाइन किया था कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। परंतु उन्हें क्या मालूम था, लिटिल डिड दे रियलाइज दैट वार वुड स्ट्रेच ऑन इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज। और उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यूरोप के सारे रिसोर्स ड्रेन हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स, जर्मनी ने शुरू में फ्रांस को ऑक्यूपाई करा था, बेल्जियम को ऑक्यूपाई किया था। परंतु जब एलाइज यूएस की एंट्री से पहले, देखिए पहले क्या था, एलाइज लड़ रहे थे और अमेरिका नहीं चाहता था, लेकिन 1917 में 1917 में अमेरिका ने एलाइड को ज्वाइन किया, और अमेरिका ने एलाइड को ज्वाइन करते ही क्या हुआ, वर्ल्ड वार का जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई, और उन लोगों ने जर्मनी और सेंटर पावर्स को नवंबर 1918 में हरा दिया। अमेरिका ने सेंट्रल पावर को हरा दिया, और जैसे ही सेंट्रल पावर को हराया तो वहाँ पर जो विलियम सेकंड नाम का राजा था, यहाँ पे तो लिखा नहीं है लेकिन वहाँ था, विलियम सेकंड नाम के राजा को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। तो फिर जैसे वहाँ पर हुआ था फ्रांस में, रशियन में हुआ था, जार ने छोड़ा था, वैसे यहाँ पर भी क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली की मदद से, जिसमें लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोट डाल करके वीमर रिपब्लिक का गठन किया था। ठीक, और इसके सदस्य जो थे वो कुछ सोशलिस्ट थे, कैथोलिक थे, और कुछ डेमोक्रेट्स थे। ध्यान रखिएगा कौन कौन से लोग थे, सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स, ये तीन लोग इसके सदस्य थे। तो यही आगे पढ़ेंगे कि डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी एंड एब्डिकेशन ऑफ एम्परर। एम्परर कौन, विलियम सेकंड, इसमें नहीं दिया लेकिन आप याद रखिएगा, क्योंकि जैसे वहाँ ज़ार का नाम आता है, जैसे वहाँ लुइस 14 का नाम आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वैसे यहाँ पर हम, हालांकि नाम नहीं दिया है विलियम सेकंड, पर आप याद रखिएगा कि उनको छोड़ना पड़ा उनका सिंहासन। एब्डिकेशन का मतलब होता है छोड़ना सिंहासन। एंड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी, कि वो जर्मन की जो राजनीति है उसको फिर से रिकास्ट करें, फिर से बनाएं। एक नेशनल असेंबली मिली वीमर में, वीमर नाम की एक जगह में, और इस्टेब्लिश किया एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। फेडरल का मतलब होता है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है, ऐसी कंट्री को फेडरल कंट्री कहा जाता है। डेप्यूटीज़ वर नाउ इलेक्टेड, और वहाँ जितने भी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो जर्मन पार्लियामेंट, या जिसका नाम राइक्सटैग था, ये याद रखिएगा ये वर्ड आता है कि जर्मन पार्लियामेंट को किस नाम से बुलाया जाता है,
तो राइस्टैग ये स्पेलिंग याद रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन, वहाँ पर और महिलाओं को भी जो है वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन फिर से आते हैं कि कब हारा, कब मतलब ऐसा हुआ, जर्मनी कब हारा, तो 1918 में हारा। अमेरिका कब एंटर हुआ, 1917 में एंटर हुआ। फिर जर्मनी की पार्लियामेंट का क्या नाम था, तो राइस्टैग उसका नाम था। और कैसे इसका सिलेक्शन हुआ, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से सिलेक्शन हुआ। अब क्या हुआ, ये रिपब्लिक, जर्मनी रिपब्लिक बन गया था। हाउएवर वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स पीपल। अब लोगों ने क्या किया, इसको बहुत अच्छे से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हार का जो टर्म था, बिकॉज द टर्म इट वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनी डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इस जो वीमर रिपब्लिक था, इसको कुछ टर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ा इस हार के बाद, क्योंकि राजा ने तो छोड़ दिया, किंग ने तो छोड़ दिया। लेकिन अब क्या हुआ, सारे देशों ने, क्योंकि ये शुरुआत जर्मनी ने की थी, तो जर्मनी के ऊपर बहुत सारा मतलब फाइन लगा दिया और पीस ट्रीटी हुई। पीस ट्रीटी का मतलब होता है शांति समझौता। ट्रीटी का मतलब संधि होता है, जब दो देश आपस में मिलकर के कोई युद्ध विराम के लिए हस्ताक्षर करते हैं तो उसे ट्रीटी कहते हैं। तो पीस ट्रीटी कहाँ हुई, वर्साइल्स की हुई। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अब इस पे क्वेश्चन बनेगा कि पीस ट्रीटी में जर्मनी को कितना हर्जाना देना पड़ा। तो पीस ट्रीटी एट वर्साइल्स विथ एलाइज वॉज अ हार्ड एंड ह्यूमिलिएटिंग। ये बहुत ही हार्श और ह्यूमिलिएटिंग पीस थी। जर्मनी ने अपनी ओवरसीज़ कॉलोनी को लॉस्ट कर दिया। 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन का लॉस हो गया, 13% उसकी टेरिटरी, 75% आयरन, 26% कोल टू फ्रांस, पोलैंड एंड डेनमार्क एंड लिथुनिया। ये जो है इन देशों को देना पड़ा। एलाइड पावर्स ने उसको डीमिलिटराइज कर दिया कि अब आप सेना नहीं रख सकते, टू वीकन इट्स पावर। द वॉर गिल्ट कॉज क्लॉज, और जो वॉर गिल्ट मतलब वॉर शुरू करने का जो क्लॉज था, उसने जर्मनी को ठहराया रिस्पॉन्सिबल वॉर के लिए और डैमेज के लिए जो एलाइड कंट्रीज़ ने सफ़र किया था। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे, और जर्मनी को फोर्स किया गया कि वो 6 बिलियन पौंड जो है, इतना जो है कंपेंसेशन दे। कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा। द एलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्यूपाइड, और जो सबसे यहाँ का रिसोर्स रिच जो राइनलैंड नाम की जगह थी, ये दी हुई है देखिए मैप में, जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस थे, उनको एलाइड लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। और मैनी जर्मन हेल्ड द न्यू वीमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन वॉर बट द डिसग्रेस इन वर्साइल्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं और से याद मत करिए, यहीं से बनाइए कि आखिर वीमर रिपब्लिक को लोग पसंद क्यों नहीं करते थे। तो ये जो है, ये संधि 1919 में हुई थी। हमारी कहानी 1914 वर्ल्ड वार से शुरू हुई थी, और वर्ल्ड वार जो है वो 1918 में जो है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन 1919 में वर्साइल की ट्रीटी हुई, ठीक है ना। और वर्साइल की ट्रीटी ये 1919 में हुई थी, और इसी ट्रीटी के कारण जो है वीमर रिपब्लिक को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कि जर्मनी को क्या क्या चीज़ देनी पड़ी, कितना उसका नुकसान हुआ, जर्मनी का रिच रिसोर्स जो एरिया था उसका नाम क्या था, क्या नाम था बताइए, रिच रिसोर्स एरिया का नाम बताइए, राइनलैंड, ठीक है ना। और इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो वीमर रिपब्लिक को इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ वार। तो देखिए धीरे धीरे हम अब पीछे जा रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से हमारी कहानी शुरू हुई। हमारी कहानी जो थी इससे पहले तो एंड में पहुंच गई थी, लेकिन अब हम फिर से फर्स्ट वर्ल्ड वार से सुन रहे हैं कि जर्मनी में क्या हुआ था। इफ़ेक्ट ऑफ वार।
आखिर इफ़ेक्ट क्या हुआ? द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग मतलब होता है बहुत ही विध्वंस करने वाला, बहुत ही बुरा करने वाला। द वॉर हैड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। ये दोनों तरफ से मतलब मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी बहुत प्रभाव पड़ा। फॉर्म अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेप्टर्स। मतलब किसी ज़माने में लोगों को जो पैसा दिया करता था उसे वो अब बहुत बड़े कर्ज में डूब गया। ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक, और जो वीमर रिपब्लिक थी उनको पुराने जो राजा मतलब एम्पायर थे उनके पापों को के लिए भुगतना पड़ा। वीमर रिपब्लिक तो अभी बनी थी, इन्फेंट थी, इन्फेंट का मतलब होता है नई नई बनी थी। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एज वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन। और वैसे ही ऑलरेडी रिपब्लिक जो थी मतलब यही वीमर रिपब्लिक जिसका गठन हुआ था तो वो नेशनल ह्यूमिलिएशन मतलब उसको राष्ट्रीय अपमान मिला और फाइनेंशियली वो बहुत क्रिपल हो गई थी, मतलब टूट गई थी। जो लोग वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, कौन कौन लोग सपोर्ट करते थे याद रखिएगा क्योंकि अब इनकी नाम पूछे जाएंगे। सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स। तो इन लोगों को सब लोगों ने जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे आसपास के वो लोग सब इनको नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे क्योंकि ये ट्रीटी नवंबर में साइन हुई थी। ध्यान रखिएगा नवंबर 1919 में साइन हुई थी, इसीलिए क्या है इसको इन लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। और ये नवंबर क्रिमिनल्स कौन थे? नवंबर क्रिमिनल्स वीमर रिपब्लिक के सदस्य थे। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको कि वीमर रिपब्लिक का गठन हुआ। वीमर रिपब्लिक को वर्साइल की ट्रीटी करनी पड़ी, ट्रीटी में बहुत सारा नुकसान हुआ और इसीलिए क्या हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ वो आपको ध्यान रखना है। राइनलैंड जो था वो जर्मनी के हाथ से चला गया और उसे कंपेंसेशन देना था। कितना कंपेंसेशन देना था? 6 बिलियन पाउंड उसको कंपेंसेशन देना था। अभी आगे पढ़ेंगे कि ये कंपेंसेशन गोल्ड के रूप में उस पे किया गया था या पे किया जाना था। तो और नवंबर क्रिमिनल्स ये वर्ड आता है कि हु वर नवंबर क्रिमिनल्स। तो जो वीमर रिपब्लिक के सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स थे उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने बहुत बड़ा इम्प्रिंट छोड़ा यूरोपियन सोसाइटी पे और वहाँ की राजनीति पे। सोल्जर्स को सिविलियन के ऊपर रखा जाने लगा। मतलब मीडिया ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की सैनिकों की जब वर्ल्ड वार के समय में, हालांकि उनकी स्थिति बहुत बुरी थी वार एरिया में। अभी आएगा कि उन लोगों को मतलब वो देख रहे थे कि अपने उनके जो साथ वाले वो मर रहे थे और वो जहाँ पर ये लड़ाई करते थे छोटी छोटी जगहों पर उन्हें रहना पड़ता था और वहाँ उनके जो लोग थे उनका जो डेड बॉडी थी वो चूहे खा जाते थे। तो इतनी बुरी स्थिति थी लेकिन उनको इतना प्रेस कर रही थी मीडिया कि लोग उनको सिविलियन से ऊपर समझते थे। पॉलिटिशियन और पब्लिस्ट laid great stress on need of man to be aggressive, strong and masculine। और लोग चाहते थे कि जो मैन हो मतलब जो महिला पुरुष में से पुरुष है उसे जो पुरुष लोग हैं उनको एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और मैस्कुलाइन होना चाहिए। मीडिया ने ग्लोरीफाइड किया ट्रेंच लाइफ को, मतलब युद्ध वाली लाइफ को। हालांकि जो ट्रुथ था वो बिल्कुल अलग था। सोल्जर्स बहुत मिजरेबल लाइफ्स रहते थे उनके ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस मतलब जहाँ से वो छोटी छोटी जगहों से युद्ध करते थे और छोटे छोटे बंकर टाइप के बनते थे जिसमें चूहे घुसे रहते थे और जो कॉर्प्स को खाते थे मतलब मुर्दों को खा रहे होते थे। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग, शेलिंग का मतलब यहाँ पर बमबारी से है। एंड विटनेस द रैंक रिड्यूस रेप्यूटली, और उन्होंने देखा था कि धीरे धीरे वो लोग हार रहे हैं। एग्रेसिव वार जो है प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंट्रल स्टेज इन द पब्लिक स्पेयर, जबकि पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग। और लोग चाह रहे थे कि कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप आ जाए, मतलब ये रिपब्लिक ख़त्म हो जाए, डेमोक्रेटिक बातें ख़त्म हो जाए और कोई ऐसे व्यक्ति आ जाए जो मतलब इन सब चीज़ों को सुधार दे।
Democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instability of interwar Europe. तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अब इससे बनेगा कि मतलब आगे हिटलर को लोगों ने इतना क्यों पसंद किया शुरू में, या पहले पसंद क्यों नहीं किया। तो दोनों स्थिति हम अभी देखेंगे कि आखिर क्या चीज़ें थी जिसके कारण, क्योंकि लोगों को मन में वही रहता है जो मीडिया बताती है। तो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया वार को कि अरे वार लड़ना बहुत ज़रूरी है, और पुरुषों को कहा गया कि भाई आप जो है मॉस्कुलाइन रहें, एग्रेसिव रहें, ठीक है ना। अब आगे आते हैं कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक को इंसिडेंट, मतलब उसी समय में ऐसा हुआ था। रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ स्पार्टिस्ट लीग इन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। तो जैसे अभी हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को ये 3 चैप्टर हिस्ट्री के, कौन कौन से 3, एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, दूसरा रशियन रेवोल्यूशन, और तीसरा ये नाजिज्म वाला, ये समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो मैं ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते थे कि सर हम इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता, और इतना पूरा चैप्टर समझाने का टीचर के पास टाइम नहीं होता है, काफ़ी लेंथी सिलेबस होता है, 4 बुक उसे पूरे ईयर कंप्लीट करनी पड़ती है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसीलिए ये बनाया गया है कि आपको एक एक बात समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर एक स्पार्टिस्ट लीग करके एक लीग बनी हुई थी, स्पार्टिस्ट लीग, और ये किस आधार पर बनी थी, ये बनी थी रशियन रेवोल्यूशन में, जैसे बोल्शेविक पार्टी बनी थी, लेनिन अपन ने पढ़ा था, फिर स्टालिन आए थे, तो वैसे ही एक वहाँ पर स्पार्टिस्ट लीग बनी थी। और इस स्पार्टिस्ट लीग में कम्युनिस्ट का बड़ा योगदान था। सोवियत ऑफ वर्कर और सेलर ने कई सिटीज़ में इसको स्थापित किया था। और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बर्लिन का, जर्मनी की राजधानी है ये बर्लिन, वाज चार्ज्ड विथ डिमांड्स ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। और सब लोग चाहने लगे थे कि जैसे वहाँ हुआ, रशिया में हुआ, ऐसा यहाँ पे भी हो। दोज अपोज टू दिस, अब इसको अपोज कौन करता था, वही सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और कैथलिक, met in Weimar to give shape into democratic republic. The Weimar Republic crushed the uprising। और जब इस तरह की बातें होने लगी बोल्शेविक रेवोल्यूशन वाली, तो इन लोगों ने, वीमर रिपब्लिक वाले ने, इनको क्रश करना शुरू किया, और उन्होंने फ्री कॉर्प्स को बुलाया। द एंग्विस्ड स्पार्किस्ट, कॉर्प्स मतलब यहाँ पर सेना है, और सेना को बुला लिया, और जो दुखी स्पार्टिस्ट थे, स्पार्टिस्ट, उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जर्मनी में। और इस प्रकार क्या हुआ, जो वहाँ के कम्युनिस्ट थे और सोशलिस्ट आपस में एनिमी बन गए, और कॉमन कॉज में हिटलर के साथ वो लोग नहीं थे। दोनों, बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन, और ये सब रेडिकल सॉल्यूशन चाहते थे। मतलब वीमर रिपब्लिक के जो लोग थे वो कुछ ना कुछ ऐसा रेडिकल सॉल्यूशन चाहते थे कि कुछ एक सॉल्यूशन निकल जाए। अब इसमें कुछ वर्ड आए हैं, डिप्लीट का मतलब ख़त्म होना, रिपरेशन का मतलब मेकअप फॉर रॉन्ग डन, कि किसी चीज़ का बुरा हो जाना। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। अब 1923 में क्या हुआ, जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, क्योंकि वो लगातार पे कर रहा था 1919 से। जर्मनी हैड फॉट द वार लार्जली ऑन लोन, जर्मनी ने लोन पे वार लड़ा था, और उसको वार रिपार्शन ये ऊपर लिखा हुआ है कि वही कंपेंसेशन देना था गोल्ड में। और ये गोल्ड रिजर्व धीरे धीरे खत्म होता गया, स्कार्स होता गया। 1923 में जर्मनी ने इससे पे करने से मना कर दिया। अभी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, फ्रेंच, जैसे जर्मनी ने मतलब ये किया, तो फ्रांस ने क्या किया, उसका एक लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, राइनलैंड तो पहले ही ले लिया गया था, तो फ्रांस ने क्या किया, रूर पर कब्जा कर लिया।
अब क्या हुआ, जर्मनी ने इसको पैसिव रेसिस्टेंस के रूप में कि ठीक है तुम मेरे सारे रिसोर्सेस ले रहे हो, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पेपर करेंसी को प्रिंट करता हूँ। तो उनने क्या किया, बहुत ज़्यादा पेपर करेंसी को प्रिंट किया। और इतनी पेपर करेंसी ज़्यादा प्रिंट होने की वजह से देखिए क्या होता है, कोई भी देश अपने, ऐसा नहीं कि अपने इंडिया वाले हैं तो खूब खूब नोट छापने लगे और खूब अमीर हो जाएं, तो इंडिया ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा कि पैसे की कीमत होती है एक, और वो कीमत कई चीज़ों पर निर्भर करती है। आपने सुना होगा कि अमेरिका का डॉलर और इंडिया के रुपये की तुलना होती रहती है, तो कभी आपने सोचा इस बात को कि आखिर अमेरिका का डॉलर ऊपर ही क्यों रहता है, इंडिया का क्यों नीचे रहता है रुपये, क्यों हम इंडिया के रुपये को अमेरिकन डॉलर में ही तोलते हैं? तो उसका एक कारण है, वो इकोनॉमिक्स में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हुआ, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पेपर करेंसी को प्रिंट किया, और बहुत प्रिंटेड मनी के सर्कुलेशन होने से जो जर्मन मार्क वहाँ की जर्मन की करेंसी है। ये क्वेश्चन आता है, देखिए जर्मनी की संसद थी उसका नाम क्या था बताइए, राइक्सटैग था। और जर्मनी की करेंसी का नाम क्या था, मार्क। और जर्मनी की राजधानी कौन सी थी बताइए, बर्लिन। ये सब याद रखिएगा। तो मार्क की वैल्यू गिर गई, और अप्रैल में यूएस डॉलर जो था वो एक यूएस डॉलर की कीमत 2400 मार्क हो गई। जुलाई में एक, अब इतना पैसा ये की कीमत 3,53,000 मार्क हो गई। और अगस्त में तो उसकी वैल्यू, अब आप खुद ही पढ़ लीजिए क्या हो गई, 46,21,000 हो गई। और दिसंबर तक के तो अब आप खुद पढ़िए इसे, कितनी हो गई, 9,88,60,000। इतनी मार्क की वैल्यू गिर गई एक यूएस डॉलर के बराबर। तो क्या हुआ, फिगर जो है वो ट्रिलियंस में चला गया, और मार्क की वैल्यू गिर गई तो चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई। प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इमेजेस ऑफ जर्मन, देखिए लोग जो है ऐसे पैसे लेकर जाते थे, देखिए बैगों में, मतलब ब्रेड भी खरीदना है तो एक गाड़ी भर के पैसा लेकर जाते थे, एक ट्रक भर के पैसा लेके जाते थे, तब कहीं एक ब्रेड खरीद पाते थे। ये स्थिति हो गई थी। ये दिया हुआ ऊपर लिखा हुआ देखिए, अब लोड्स ऑफ करेंसी नोट टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी, कि सारे वर्ल्ड के लोग देखो कि जर्मनी के साथ क्या हो रहा है। और दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई। इसे हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया गया। हाइपर इन्फ्लेशन कई बार हो जाता है, चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। इवेंचुअली अमेरिकन इंटरवीन्ड, और फिर अमेरिका ने क्या किया, जर्मनी को बेल आउट करने के लिए डॉयर्स प्लान लेकर के आया। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से प्लान को लेकर के आया। डॉस प्लान का मतलब था कि धीरे धीरे वो अमेरिका को पैसा दे देगा, और अमेरिका अपने कुछ मतलब इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो यहाँ लगाएगा। तो इस तरह से एक डाउस प्लान लेकर के आया, पढ़िएगा कभी डाउस प्लान को डिटेल में। तो कैसे मदद किया, डाउस प्लान से मदद किया। कब की बात हो रही है, 1923 की बात हो रही है। अब क्या हुआ कि 1924 से 1928 तक के कुछ तो स्टेबिलिटी आई। हालांकि ये स्टेबिलिटी सैंड पर बनी थी, सैंड मतलब रेत पर बनी थी, कभी फिसल सकती थी। जर्मन इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिकवरी जो थी वो शॉर्ट टर्म लोन पर डिपेंड थी, लार्जली फ्रॉम यूएसए। और जो जितने भी लोन थे वो कहाँ से मिले थे, अमेरिका से मिले थे। यह सपोर्ट विड्रॉन कर लिया गया अमेरिका के द्वारा, क्योंकि अमेरिका में भी क्या हुआ, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया। ये पढ़िएगा, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन कि ग्रेट डिप्रेशन कब आया, 1929 में। जैसे अब ये लॉकडाउन चल रहा है तो लोग कह रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि
हम लोग किसी कारणवश घर के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे ही हम घर के से बाहर निकलेंगे तो हमारी इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ने लगेगी। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया। फियरिंग फॉल ऑन प्राइसेस, लोगों ने क्या किया, फ्रेंटिक एफर्ट किया कि भाई प्राइसेस अभी अच्छे हैं, तो उन्होंने अपने शेयर बेच दिए। और 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर बेच दिए लोगों ने, और यहीं से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हुआ। क्वेश्चन आता है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब शुरू हुआ? अमेरिका का जो शेयर बाज़ार का सूचकांक है उसका क्या नाम है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। क्यों क्रैश हुआ आपने अभी देखा। अब 1929 से 32 तक नेशनल इनकम ऑफ यूएसए की नेशनल इनकम आधी हो गई, फैक्ट्री शट डाउन हो गई, एक्सपोर्ट गिर गया, फार्मर जो है बहुत ज़्यादा हिट हो गए स्पेकुलेटर से, और लोगों ने पैसा मार्केट से निकाल दिया। और इसके कारण क्या हुआ, यूएस की इकोनॉमी गिरी तो सारे वर्ल्ड में इसका असर देखने को मिला। ये देखा हुआ है कि लोग, क्या होता था, लाइनों में ही सो जाते थे, इतना बेरोजगारी फैल गई थी। जर्मनी इकोनॉमी वर्स्ट हिट, और जर्मनी की इकोनॉमी तो वैसे ही पहले ख़राब थी, इससे और ज़्यादा ख़राब हो गई। और 32 तक क्या हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% हो गया, और 1929 के लेवल से वर्कर को जो है जॉब छोड़ना पड़ा, और या तो जॉब करते थे तो बहुत कम रिड्यूस वेज मिलती थी, और जो अनएम्प्लॉयड की जो स्थिति थी वो बहुत बढ़ गई अनएम्प्लॉयड लोगों की, और वो कितनी पहुंच गई, 6 मिलियन। लोग जर्मनी की सड़कों पर तख्ती टांग कर घूमने लगे, लिखा हुआ प्लेकार्ड्स अराउंड देयर नेक कि आप कोई भी काम दे दीजिए हम करेंगे। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेट कार्ड, एंड वो स्ट्रीट कॉर्नर पर बैठे रहते थे, और कई जगह लोकल एम्प्लॉयड एक्सचेंज में लाइन लगाकर बैठे रहते थे। जॉब डिसअपियर हो गए तो लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा, जर्मनी, ग्रेट डिप्रेशन से जर्मनी पे क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिका ने पहले तो उसकी हेल्प की, आखिर क्यों नहीं हेल्प कर सका। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किसको कहते हैं, दिया हुआ देखिए, नेम ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। जो लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि इनमें क्या होता है, यही छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी की बुक उसमें सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। इकोनॉमिक क्राइसिस ने बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और फियर लोगों के बीच में ला दिया। मिडिल क्लास पीपल, स्पेशली जिन लोगों की सैलरी और पेंशन मिलती थी, उन्होंने देखा कि उनकी जो सेविंग है, उन्होंने जो पैसा जमा करके रखा है, वो तो ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू ख़त्म होते जा रही थी। स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटेलर जो सामान बेचते थे, उन्होंने देखा कि उनका बिजनेस ख़त्म होते जा रहा है। ये सभी सोसाइटी के लोग बहुत ज़्यादा फियर से भर गए, एंग्जाइटी से भर गए, और सबसे ज़्यादा जो थे अनएम्प्लॉयड लोग जो थे, उन लोगों को भी ऐसा लगा, वो लोग भी चिंता से भर गए। केवल कुछ ऑर्गेनाइज वर्कर कुड मैनेज, कुछ जो मिलकर के काम करते थे, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जो मिलकर के काम करते थे, जो किसी यूनियन के थे, वो जैसे तैसे अपने आप को अबव वाटर रख पाए। पर अनएम्प्लॉयड ने वीकन कर दिया उनके बार्गेनिंग पावर को। मतलब पहले क्या होता था, जो वर्कर की यूनियन थी वो झुका लेती थी मैनेजर्स को, मालिक को, लेकिन जब ऐसी स्थिति आई तो इन लोगों को क्या हुआ, ये लोग फिर बड़ी हड़ताल नहीं कर सकते थे। सारे बिजनेस जो थे वो क्राइसिस में थे, और बहुत सारा जो किसान लोग भी थे, उनकी एग्रीकल्चर प्राइसेस उनको नहीं मिल रहे थे, और महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है रोते हुए देख रही थी, उनको खाना नहीं मिल रहा था। तो इस तरह से वीमर रिपब्लिक उस ज़माने में जो थी, बहुत फ्रेजाइल स्थिति में चली गई थी, बहुत वीक स्थिति में चली गई थी। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफेक्ट भी थे, जिसके कारण ये अनस्टेबल और
वल्नरेबल हो गया डिक्टेटरशिप के लिए। मतलब अब यहाँ पर लोगों को लगने लगा कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी डेमोक्रेसी में आप देख रहे हैं कि कई जगह लोग जो है, कई जगह डेमोक्रेसी में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हम निकल नहीं पाएंगे इस लॉकडाउन के बाद से, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिएगा मेरे वीडियोस तो आगे भी लोग देखेंगे जब जिनको पढ़ना होगा, क्योंकि मैं इनको कोई किसी से नहीं कहूँगा कि आप इसको लाइक करिए, आप इसको, क्योंकि ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनको ये पूरा लेसन समझना है। पॉलिटिकली टू तो समझ में आया वीमर रिपब्लिक के साथ क्या हुआ। अनदर डिफेक्ट जो था 48 था इसका वीमर, जिसने प्रेसिडेंट को पावर दिया था किसका, वीमर रिपब्लिक की जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कि वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकता था और सिविल राइट को सस्पेंड कर सकता था। तो ये कुछ इसमें वीमर रिपब्लिक के कुछ ऐसे वीक पॉइंट थे जिसके आधार पर आगे देखिएगा कैसे हिटलर जो है आगे आता है। विदिन इट्स शॉर्ट लाइफ वीमर रिपब्लिक ने 20 डिफरेंट कैबिनेट्स को देखे थे और बहुत ज़्यादा लिबरल यूज़ देखा था कि 48 कभी भी लग जा रहा है, और क्राइसिस को लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो लोगों का वीमर रिपब्लिक से विश्वास उठ गया। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 48 क्या था। तो आर्टिकल 48 था कि प्रेसिडेंट को कभी भी जो है इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार था। तो इसमें एक और वर्ड आया प्रोलिटेरियनेशन, मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो वर्किंग क्लास जो गरीब हो जाती है उसको प्रोलिटरी सर्वहारा वर्ग बोलते हैं, कि इतना गरीब हो जाना कि आप जो है वर्किंग क्लास के बराबर पहुंच जाना, मतलब मजदूर में और आप में कोई ज़्यादा अंतर ना रहे। अब ऐसे समय में क्या हुआ, जब जर्मनी की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई तो हिटलर जो है वो पावर में आया। और कैसे पावर में आया ये अब हम देखेंगे। तो ये इकोनॉमी की क्राइसिस ने बैकग्राउंड किया हिटलर के उठने का। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। छोटा सा उसकी बायोग्राफी। शुरुआत में वो बहुत गरीबी में रहा। जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था, कब हुआ था पहला वर्ल्ड वार, 1914 में, तो उसने आर्मी ज्वाइन किया था मैसेंजर के रूप में। वो कॉर्पोरल बना, कई मेडल उसको जो है मिले। और परंतु जर्मन की जब डिफीट हुई तो उसको बहुत गुस्सा आया, हॉरिफाइड हिम, और वर्साइल की ट्रीटी से तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया। और 1919 में उसने एक स्मॉल ग्रुप जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन किया था। ठीक है ना। देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा कि हिटलर कैसे, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिटलर ने कैसे राइज किया पावर में, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, छोटी सी बायोग्राफी लिखना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए कि हिटलर ने क्या किया था, कहाँ से शुरू हुई थी कहानी। अब यहाँ से शुरू हो रही है। तो उसने किया जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन, और उसने टुक ओवर लिया। धीरे धीरे उस जर्मन वर्कर पार्टी का वो हेड बन गया, और उसका नाम उसने रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और इसी पार्टी का नाम उसने आगे चल करके रखा नाजी पार्टी। तो नाजी पार्टी जो है उसने बनाया किसने, हिटलर ने। 1923 में हिटलर ने बावेरिया को सीज करने का प्लान बनाया। बावेरिया एक जगह का नाम है, चूँकि ये उसमें था सेना में। ही फेल्ड, वो फेल हो गया, कॉर्पोरल था, वो अरेस्ट हो गया। उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा, ट्रेजन का आरोप लगा, और बाद में उसको छोड़ दिया गया किसी कारणवश। नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पावर सपोर्ट अर्ली 1930 तक के लोग उसको जानते भी नहीं थे। जब ग्रेट डिप्रेशन का समय आया तो नाजिज्म था वो एक मास मूवमेंट बन गया। हमने देखा कि 1929 में 1929 में बैंक कोलैप्स हो गए थे, बिजनेस शट डाउन हो गए थे, वर्कर्स ने अपना जॉब खो दिया था, और मिडिल क्लास जो थी वो डेस्टिट्यूशन की तरफ जा रही थी। ऐसी सिचुएशन में
नाजी लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया फ्यूचर लाइफ के लिए, लोगों को सपने दिखाए, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम जर्मनी को शक्तिशाली बना देंगे। 1928 में नाजी पार्टी ने कोई वोट नहीं मिले राइक्सटैग में। राइक्सटैग क्या है? जर्मन की पार्लियामेंट। लेकिन 4 साल में ही 1932 में नाजी पार्टी वहाँ की लार्ज पार्टी बन गई और 37% उसको वोट मिले। देखिए अब आप यहाँ से शुरू हो गए। इसका मेन कारण था हिटलर। हिटलर जो था वो बहुत अच्छा पावरफुल स्पीकर था। ये देखिए, हिटलर को लोग हाथ उठा उठा करके 1938 में उसका स्वागत कर रहे हैं। उसने प्रोपेगेंडा किया, हालांकि यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन उसने एक किताब लिखा था, मीन कम्फ करके एक बुक लिखा था, जिसके कारण वो काफ़ी फेमस हुआ था। मीन कम्फ उसका स्ट्रगल था, ये क्वेश्चन आता है। तो उसमें उसने बहुत सारी बातें लिखी थी। ये देखिए आप, रैलीज कैसे निकलती थी इन लोगों की। हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था, उसका पैशन और उसके वर्ड ने लोगों को हिला दिया। उसने प्रॉमिस किया कि वो एक स्ट्रांग नेशन बनाएगा, सारे अनजस्टिस को, इनजस्टिस का मतलब होता है जो अन्याय हुआ था वर्साइल ट्रीटी में, वो उसका बदला लेगा, डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल को वो रिस्टोर करेगा। उसने ये प्रॉमिस किया कि वो सबको रोज़गार देगा और एक सिक्योर फ्यूचर बनाएगा। उसने वीड आउट करने की बात की। वीड आउट करना मतलब उखाड़ के फेंक देना सारे फॉरेन इन्फ्लुएंस को, और जितनी भी फॉरेन की कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र, उसको वो सॉल्व करेगा। हिटलर ने एक नई तरह की पॉलिटिक्स निकाली। उसने सिग्निफिकेंस समझा रिचुअल्स का और स्पेक्टिकल्स का इन मास मोबिलाइजेशन। मतलब उसने कई ऐसी चीज़ें छोटी छोटी की जिससे लोगों के मन जीत लिया उसने। नाजीज़ ने बहुत सारी रैली निकाली, पब्लिक मीटिंग की हिटलर के सपोर्ट के लिए, और लोगों के मन में यूनिटी लाई, और रेड बैनर उन्होंने बनाया जिसमें स्वास्तिक का सिंबल था, और नाजी सैल्यूट उन्होंने निकाला। ये छोटे छोटे रिचुअल उन्होंने किए, हाथ उठा करके स्वागत करवाना, इस तरह की जो बातें थीं। इसके कारण क्या हुआ, वो एक मसीहा के रूप में दिखने लगा। लिखा हुआ है, नाजी प्रोपेगेंडा skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, and someone who had arrived to deliver people from their distress। और लोग उसे मसीहा मानने लगे। और ये एक इमेजिनेशन थी, एक ऐसी इमेज थी जिससे कई लोगों की इमेजिनेशन हो गई, क्योंकि लोगों को तो कोई सहारा ही नहीं मिल रहा था, डेमोक्रेटिक पर उनको विश्वास नहीं था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ पर वीमर रिपब्लिक होते हुए भी, डेमोक्रेसी होते हुए भी, डेमोक्रेसी सफल नहीं थी। ध्यान रखिएगा, ये बात सिविक्स में काम आएगी, क्योंकि सिविक्स में मैंने आपको पढ़ाया है कि डेमोक्रेसी होना और डेमोक्रेसी का सफल होना दोनों अलग अलग बातें। अब हुआ डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। 30 जनवरी 1933 को, अब यहाँ से शुरू हो रही है। देखिए 33 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हिटलर चमका। वहाँ का प्रेसिडेंट ने, जिसका नाम था हिंडनबर्ग, उसने चांसलरशिप ऑफ़र किया और हिटलर को। और इसके बाद क्या हुआ कि हिटलर जो थे उन्होंने पावर को एक्वायर किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले डेमोक्रेटिक रूल को डिसमेंटल किया, और अचानक वहाँ पर एक आग लग गई। कहाँ पर? जर्मन पार्लियामेंट में। और जो भी वहाँ डॉक्यूमेंट रखे हुए थे वो जला दिए गए या जल गए, जो भी हुआ होगा। और फिर क्या हुआ, हिटलर ने एक फायर डिक्री निकाला, एक फरमान निकाला कि भाई आप वो कुछ नहीं हो सकता, अब पुराने जितने भी संविधान के कानून थे वो तो अब जल गए। तो उसने एक फायर डिक्री नाम का आदेश निकाला और कहा कि सिविल राइट्स को हमने सस्पेंड कर दिया है। और उसने अपने दुश्मनों को और कम्युनिस्ट को जल्दी से पैक ऑफ किया और कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। अब ये कंसंट्रेशन कैंप क्या है, ध्यान रखिएगा, आगे इसका नाम आएगा, ये क्वेश्चन आता है कि कंसंट्रेशन कैंप क्या था। और
रिप्रेशन कर दिया कम्युनिस्ट का सीवियर, बहुत बुरा, और 6,808 अरेस्ट उन्होंने किया। 500,000 पॉपुलेशन, स्मॉल सिटी, sorry, out of surviving 6,808 arrest files of Düsseldorf, a small city of 500,000 population, 1440 were those of कम्युनिस्ट alone, और इनमें से 1440 तो केवल कम्युनिस्ट ही थे। तो इस प्रकार से उन लोगों ने सभी लोगों को, 52 तरह के लोगों को पूरे जगह पर परेशान किया, परसिक्यूटेड किया, मतलब उनके ऊपर आरोप लगाया। कैसे भी करके इन्होंने वहाँ की डेमोक्रेसी को क्या किया, ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन आता है कि हिटलर ने डेमोक्रेसी को कैसे ख़त्म किया। तो सबसे पहले तो वो चांसलर बना, किसने बनाया, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने। फिर उसके बाद क्या किया उसने, पार्लियामेंट में आग लगी तो फायर डिक्री निकाला, जर्मन के सिविल राइट को सस्पेंड किया, दुश्मनों को, कम्युनिस्ट के अगेंस्ट उसने क्या किया, स्टेप्स लिया, कम्युनिस्ट को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया। और 3 मार्च 1933 को इसने इनेबलिंग एक्ट पास किया। अब इनेबलिंग एक्ट क्या था, ये क्वेश्चन आता है। फायर डिक्री क्या थी, ये क्वेश्चन आता है। उस एक्ट से उसको डिक्टेटरशिप मिल गई, जर्मनी में डिक्टेटरशिप करने का अधिकार मिल गया। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया गया। केवल नाजी पार्टी और उसके एफिलिएट्स को कहा गया कि यही बस काम करेंगी। स्टेट में पूरा कंट्रोल उसने, इकोनॉमी में, मीडिया में, आर्मी में, जुडिशरी में। तो देखिए लोग जो थे, देखिए उन्होंने एक डिक्टेटर को आगे बढ़ाया। तो अब देखिए शुरू में क्या हो रहा, बाद में क्या हो रहा, अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। कई सर्विलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिएट किए गए नाजियों के द्वारा, और उन्होंने क्या किया, रेगुलर पुलिस के अलावा जो ग्रीन यूनिफॉर्म में रहती थी, और स्टॉर्म ट्रूपर्स, और ये सब गेस्टापो करके एक पुलिस, सीक्रेट पुलिस, एसएस और एसडी, ये 4 पुलिस सर्विस उन्होंने रखी ताकि सबके ऊपर नज़र रखी जा सके। तो क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कौन कौन सी 4 पुलिस, ये चारों के नाम आपको याद रखिएगा। एसटी बोलते हैं, या एसएस का नाम है, गेस्टापो नाम है, एसएस नाम है, और एसडी नाम। ये 4 पुलिस उन्होंने बनाई अलग अलग तरह की, और जो है एक ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट उन्होंने वहाँ बना ली कि अब लोग, पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड, कहीं पर भी गेस्टापो उनको पकड़ सकते थे, उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज सकते थे। कंसंट्रेशन कैंप क्या है, ये आप देखिए लिखा हुआ है, अ कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि किसी को भी बगैर कोई लॉ के, बगैर कोई प्रोसेस ऑफ लॉ के बंद कर देना ले जाके कहीं, उसे कंसंट्रेशन कैंप। हिटलर ने क्या किया, रिकंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। उसने रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी को पाने के लिए जालमार शैशे करके, ये एक हजालमार अपन पढ़ेंगे लेकिन जालमार शैशे इसको पढ़ते हैं, जो जालमार शैशे नाम का एक व्यक्ति था उसको दे दिया, और उसने फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेट फंड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के तहत, ये क्वेश्चन आता है कि किसने जर्मनी की इकोनॉमी को बढ़ाया। तो ये व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। तो इस व्यक्ति का नाम जालमार शैशे, जिसने एम किया कि भाई वो इस माध्यम से, क्या माध्यम है, फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट देगा स्टेट फंड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के द्वारा। और उसने जर्मन सुपर हाईवे और लोगों की कार वॉक्सवैगन लेकर के आया। इस तरह की पॉलिसीज़ ला करके उसने क्या किया, जर्मनी की जो इकोनॉमिक स्थिति थी उसको मजबूत किया। इधर हिटलर ने क्या किया, फॉरेन पॉलिसी में
एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। उसने लीग ऑफ नेशन से, लीग ऑफ नेशन मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे इस समय में है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि पूरे विश्व के देशों का एक समूह है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि नहीं जानते हैं तो आप ज़रूर पढ़िएगा, इसको यूएनओ कहते हैं। यूएनओ जो है वो 24 अक्टूबर को 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और जब भी कोई ऐसे बड़े विवाद होते हैं या कुछ होता है तो लीग ऑफ नेशन उस ज़माने में सॉल्व किया करता था, तो उससे इसने अपने आप को हटा लिया ताकि वहाँ का दबाव न रहे 1933 में। और राइनलैंड को वापस ले लिया, राइनलैंड इसके ले लिया था फ्रांस ने। और ऑस्ट्रिया और जर्मनी को, ऑस्ट्रिया को अपने में मिला लिया और उसने एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। ये क्वेश्चन आता है कि हिटलर ने ये स्लोगन क्यों दिया, कब दिया, किसको मिलाया, राइनलैंड को कब्जे में कब लिया, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेटलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गॉबल्ड अप इंटायर कंट्री। और चेकोस्लोवाकिया को भी मिला लिया और वहाँ पर इंग्लैंड का उसको जो है शुरू में इंग्लैंड का अनस्पोकन सपोर्ट था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि बार बार ये दिखाया जा रहा था कि लोग जो है ब्रेड के लिए इतने मार्क लेके जा रहे हैं। तो अमेरिका और ब्रिटेन क्या हुआ, इसकी स्थिति को देख करके क्या है आज, क्योंकि जर्मनी मतलब ब्रिटेन के लोग क्या है, लोगों को भूखे मरते नहीं देख सकते। 1857 की क्रांति के समय में भी ब्रिटेन थोड़ा सा जागा था और वहाँ की महारानी ने कुछ नई चीज़ें इस्टेब्लिश की थी यहाँ पर। हालांकि बाद में फिर उनको अंग्रेज़ों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं उस समय भी मतलब भारतीय राजाओं का पक्ष लिया था। तो उस समय में इन लोगों ने वहाँ पर हिटलर को सपोर्ट किया और ये लोग भी वर्साइल वर्डिक्ट को बहुत हार्श मानते थे। The quick successes at home and abroad seems to be reverse the destiny of country। और इस प्रकार से लगातार जो सफलताएं मिल रही थी कि उसने राइनलैंड ले लिया, उसने ऑस्ट्रिया को मिला लिया, तो चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा कर लिया, तो लोगों को बहुत, जर्मनी ने एक मिलिट्री पे बहुत पैसा खर्च कर दिया। तो अब उसके बाद क्या हुआ, हिटलर यहाँ स्टॉप नहीं हुआ। शैशे ने, जो उसका वही जालमार शैशे, उसने एडवाइस किया कि भाई इतना पैसा आप इस पे मत लगाओ, आप दूसरी जगह पैसा लगाओ। कॉजिंग पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी, शैशा हैड टू लीव। तो उसने शैशा को ही बाहर निकाल दिया। मतलब अब ये था कि उसके अंदर डिक्टेटरशिप आने लगी। हिटलर ने वॉर को चूज़ किया कि उसने सोचा कि अब देखो, यदि अपन को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना है तो अब हमें वॉर करना पड़ेगा। अब यहाँ से शुरू हो रहा, देखिए इन सितंबर, अब यहाँ से उसने गलती शुरू किया कि रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड। उसने कहा कि एक्सपांशन किया जाए यदि टेरिटरी का, यदि टेरिटरी को बढ़ाया जाए तो क्या होगा, रिसोर्सेज को हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इसके साथ ही फ्रांस और इंग्लैंड से, क्योंकि जर्मनी जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण किया तो पोलैंड के सपोर्टर थे फ्रांस और इंग्लैंड, यही इंग्लैंड जिसने पहले इसको सपोर्ट किया था, लेकिन हिटलर की वजह से सब गड़बड़ हो गया। अब यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। कौन था जिम्मेदार? हिटलर। क्यों था जिम्मेदार? क्योंकि वो विस्तारवादी नीति अपना रहा था, वो टेरिटरी को एक्सपांड करना चाहता था, वो अपने देश में उद्योग नहीं लगाना चाहता था, वो अपने देश के नौजवानों की जो पावर है उसको कोई क्रिएटिविटी में नहीं लगाना चाहता था, वो यहाँ उसको डिस्ट्रक्शन में यूज़ करना चाहता था। तो इसीलिए इसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। पर ठीक है, इसके लिए भी हम छोड़ सकते हैं उसको कि हाँ भाई सही बात, लेकिन उसने जो आगे किया वो बहुत खतरनाक है, जो अब अपन पढ़ेंगे आगे। तो उससे क्या हुआ, एक ट्रीपार्टी पैक्ट उसने साइन किया, जर्मनी, इटली और जापान। और हिटलर का, ये याद रखिएगा, किसके साथ उसने ट्रीपार्टी पैक्ट साइन किया था? जर्मनी,
इटली और जापान, ये 3 देश थे। इससे हिटलर का क्लेम इंटरनेशनल पावर में बढ़ गया। पपेट रिजीम सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी, और बहुत जगह क्या हुआ कि सभी लोग, पपेट रिजीम्स का मतलब होता है इसके अंडर में लोग काम करने लगे, और नाजी जर्मनी बहुत लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप में स्थापित हो गया। और 1940 तक हिटलर वाज जो था पिनेकल ऑफ हिस पावर में पहुंच गया, अपने पावर के हाई, पिनेकल मतलब होता है सबसे टॉप पे पहुंच जाना। अब आगे बढ़ते हैं। वो ये इंश्योर करना चाहता था कि फूड सप्लाई रहे और लिविंग स्पेस रहे जर्मन्स के लिए। उसने सोवियत यूनियन पे 1941 पे अटैक किया। बस यही ये गलती उसने सबसे बड़ी की थी, सोवियत यूनियन पर अटैक। क्योंकि जैसे ही उसने इधर अटैक किया तो वेस्टर्न पार्ट पे ब्रिटिश ने अटैक कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, ये संभाल नहीं पाए और इनकी हार हो गई। तो सोवियत यूनियन पे अटैक किया। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड ईस्टर्न फ्रंट टू पावरफुल सोवियत आर्मीज। ईस्टर्न फ्रंट में सोवियत आर्मी के साथ लड़ रहा था, और उधर वेस्टर्न फ्रंट में उसके ऊपर ब्रिटेन ने अटैक कर दिया 1941 में। ये ध्यान रखिएगा कैसे हारा, क्वेश्चन आता है। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad। ये स्टेलिनग्रेड नाम की जगह पर इनकी हार हुई थी, ध्यान रखिएगा। After this, Soviet Red Army hounded up and retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin। और फिर क्या हुआ, सोवियत रेड आर्मी इनको हराते हुए बर्लिन तक पहुंच गई। हार्ट ऑफ बर्लिन मतलब बर्लिन के बीचों बीच पहुंच गई। बर्लिन उसकी राजधानी थी। रिट्रीटिंग मतलब पीछे ढकेलते हुए। इस्टेब्लिशिंग सोवियत हेजिमोनी ओवर एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर अ सेंचुरी, हाफ अ सेंचुरी देयर आफ्टर, लगभग आधी सेंचुरी तक। हेजिमोनी मतलब प्रभाव। मीनवाइल यूएसए जो था वो फिर इस बार इंटरेस्टेड नहीं था वार में। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन टू फेस ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वो नहीं चाहता था कि जितनी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में उसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ग्रेट डिप्रेशन का उसको सामना करना पड़ा। परंतु वो ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रहा, क्योंकि जापान जो था वो ईस्ट की तरफ अपना पावर बढ़ा रहा था। उसने इंडो चाइना नाम की जगह को, अब ये ध्यान रखिएगा इंडो चाइना किसको कहते हैं। इंडो चाइना में इंडिया और चाइना का कोई लेना देना नहीं है। इंडो चाइना में कुछ और देश आते हैं, तो उस पर जापान ने अपना कब्जा कर लिया। आपको पता लगाना है इंडो चाइना में कौन कौन से देश आते हैं, ये मैं आपको काम दे रहा हूँ। तो पर्ल हार्बर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर अमेरिका के शिप खड़े रहते थे। तो वहाँ पर जापान ने क्या किया, एरोप्लेन से हमला किया। और ऐसे एरोप्लेन कहा जाता है कि वो एरोप्लेन वहाँ पर मतलब विद पायलट एरोप्लेन क्रैश कर दिए जाते थे पर्ल हार्बर में, कि शिप तो नष्ट होंगे ही होंगे, हम भी मर जाएंगे। आत्मघाती जिसको कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वार में आना पड़ा, और हिटलर की डिफीट हो गई 1945 में। मई 1945 में हिटलर हार गया, और यूएस ने फिर क्या किया, अगस्त में आप जानते ही हैं जापान पर, याद रखिए 2 डेट आती हैं, आप ढूंढिएगा कौन सी 2 डेट हैं। एक दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और एक दिन नागासाकी पर एटम बम गिराया, और इसके साथ ही जापान ने सरेंडर कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हो गया। तो इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, ये तो हम विश्व की इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से इंडिया में भी बहुत प्रभाव पड़ा। आपको नहीं लगता कि हम बेवजह विदेशों की हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? क्या ज़रूरत है जर्मनी की हिस्ट्री पढ़ने की हमको? क्या ज़रूरत थी रशिया की हिस्ट्री पढ़ने की इसके पहले? या क्या ज़रूरत थी फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने की?
इन सभी चीज़ों का भारत की राजनीति पे बहुत प्रभाव पड़ा। यदि आपने इनका प्रभाव देखना है तो सुभाष चंद्र बोस मूवी देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि इस घटना का, कि जापान ने आत्मसमर्पण किया, हमारे देश पर, खासकर सुभाष चंद्र बोस के जो मंसूबे थे, सुभाष चंद्र बोस का जो प्लान था देश को जिताने का, उस पे कैसे पानी फिरा। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आपको एक वर्क असाइन किया हुआ है। तो हिटलर की डिफीट हो गई, 1945 में पहुंच गए हम, देखिए, और वर्ल्ड वार क्या हुआ, खत्म हो गया। यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी। एंड नाउ रिटर्न टू हेलमुथ एंड हिज फादर्स स्टोरी, अ स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वार। अभी भी हमें ये प्रश्न का आंसर नहीं मिला कि जो शुरू हुई थी हमारी कहानी, कि हेलमुथ के पिताजी क्यों अपने आप को मारना चाहते थे और अपनी फैमिली को। पेपरों में आ गया हिटलर ने आत्महत्या कर ली, हिटलर रिपोर्टेड डेथ। द नाजी वर्ल्ड व्यू, द क्राइम्स दैट नाजी कमिटेड, अब हम देखेंगे, वर लिंक टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिस। ये सोर्स भी आप पढ़िएगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। हिटलर ने क्या किया था, क्योंकि शुरू में तो किसी को कुछ पता नहीं चला, सब लोग सोचे कि हाँ भाई अपने देश का साम्राज्य तो हर ही कोई बढ़ाना चाहता है उस ज़माने में, तो बोले कोई बात नहीं, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस है, इतने ह्यूमिलिएशन है, तो कोई बात नहीं। लेकिन इसके पीछे जो कारण था, जब दुनिया को ये बात पता चली तो पूरी दुनिया हिल गई कि हिटलर ने इस दौरान, जबकि वो पावर में था, उसने क्या किया। 1933 के बाद 1945 तक के 12 साल उसने क्या किया अपने देश में। उसने नाजी आइडियोलॉजी लगाया। ये क्वेश्चन आता है, नाजी आइडियोलॉजी सिनोनिमस थी हिटलर के वर्ल्ड व्यू से। क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज नाजीज आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू दिस। वो कह रहा था उसकी नाजी आइडियोलॉजी उसने लगाया। ये मीन कैंप उसकी बुक का नाम है, देखिए मीन कैंप ऊपर लिखा हुआ है। ये सब उसके सोर्स हैं, आप पढ़िएगा, सोर्स मैंने आप पे छोड़ा है। तो उसने नाजी आइडियोलॉजी लगाया, और उसकी नाजी आइडियोलॉजी रेशियल हायरार्की पर आधारित थी। वो ये मानता था इन दिस व्यू कि ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आयरन, नाम याद रखिएगा, ब्लॉन्ड मतलब होता है गोरा, ब्लू आइड मतलब नीली आंखों वाला, नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो है वो इनको सबसे टॉप पे मानता था। मतलब जो उसकी जर्मनी की जनसंख्या थी, वहाँ पर कई प्रकार के लोग थे, जैसे भारत में भी कई प्रकार के लोग हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। पंजाबी लोगों को देखो आप, इधर मद्रास तरफ देखो आप, इधर उत्तर प्रदेश तरफ देखो आप, तो हर जगह, कश्मीर में देखो आप, आपको अलग अलग प्रजाति के लोग मिले। यहाँ पर मैं जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ, कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के स्ट्रक्चर को देखिए। तो इसने कहा कि जो ब्लॉन्ड है, मतलब जो गोरे हैं, ब्लू आंखें वाले हैं, नॉर्डिक जर्मन आयरन है, वो टॉप पे हैं। और जबकि ये ज्यूज से बहुत घृणा करता था, यहूदियों से बहुत घृणा करता था, उसने उनको सबसे नीचे रखा। क्योंकि ये कहा जाता है, मतलब मैंने उतना स्पष्ट तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ये मैंने सुना है कि ज्यूज लोग जो थे मनी लैंडर थे, और ये उस ज़माने में, मतलब जब छोटा था, ये चरवाहा हुआ करता था। तो ये लोग क्या करते थे, ज्यूज लोग, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, शायद कहीं आप लोग कंफर्म करिएगा कि मैं झूठ हूँ या सच, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मेरे जो टीचर्स ने या मैंने कहीं पढ़ा वो बता रहा हूँ। तो ज्यूज क्या करते थे कि बहुत सूदखोर थे, पैसा उधार देते थे और ब्याज बहुत लेते थे, और नहीं देता कोई ब्याज तो वो लोग मारते थे, ऐसा उसमें लिखा है शायद। तो ज्यूज से ये बचपन से घृणा करता था। तो ज्यूज को इसने क्या किया, सबसे नीचे रखा। देखिए पढ़िएगा, नाजी आइडियोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसको ऊपर रखा किसको नीचे रखा। दे केम टू बी रिगार्डेड एंटी रेस एंड आर्च एनिमीज ऑफ आर्यन। उनको आर्यन का आर्च एनिमीज मानते थे, बहुत प्रबल शत्रु। और बाकी जितने कलर्ड पीपल थे उनको इनके बीच में रखा गया था।
उसने ये रेसिज्म का जो सिद्धांत था ये चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर से लिया था, ऐसा वो कहता था। चार्ल्स डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट और एनिमल के कॉन्सेप्ट को बताया था कि एवेल्यूएशन और नेचुरल सिलेक्शन से प्लांट और एनिमल बने हैं। क्योंकि कई बार हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि इतने सारे प्लांट कैसे बन गए धरती पर, इतनी सारी चीज़ें कैसे आ गई। तो इसके लिए दो सिद्धांत चलते हैं, एक है चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत और एक है हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि दुनिया में वही जिंदा रहता है जो फिटेस्ट रहता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस क्या कर रहा है। यदि मान लो, हालांकि कहा जाता है कि ये लैब में बनाया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ऐसा कहा जाता है कि लैब में बनाया गया, मगर यदि ये प्रकृति ने निकाला है तो हो सकता है प्रकृति जो है केवल उन्हीं लोगों को जिंदा रहने से जो फिटेस्ट हो। आपने देखा होगा ज़्यादातर वही लोग मर रहे हैं जिनको कोई ना कोई पहले से बीमारी है। इसका मतलब प्रकृति कहीं ना कहीं केवल फिट आदमियों को, तो ज़्यादातर लोग उसके मर रहे हैं। लेकिन कई लोग अब अच्छे भी, जो कई बच्चे भी उसका शिकार हो रहे हैं, तो इसका एक्सेप्शन भी है। तो ऐसे ही इनकी थ्योरी के भी एग्जेप्शन थे, लेकिन हिटलर ने नहीं माना। हिटलर ने कहा कि जो इन लोगों ने कहा कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन, और हर्बर्ट स्पेंसर ने लेटर एडिट किया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, केवल वही स्पीसीज सर्वाइव करेंगी अर्थ में जो अपने आप को अडेप्ट कर लेंगी क्लाइमेट चेंज कंडीशन के आधार पर। मतलब आज से कुछ समय बाद सभी लोगों को एक बार कोरोना हो जाएगा, उनकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएंगी, तो फिर पूरी दुनिया जो है कोरोना से लड़ने लायक हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी आज नहीं तो कल उस वायरस को अडेप्ट कर लेगी। आज भी ये सिद्धांत लागू हो रहा है, देखिए चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट। लेकिन ये सिद्धांत नेचर पर था, लेकिन हिटलर ने क्या किया, इस सिद्धांत को अपने यहाँ लगाते हुए एक बहुत ही क्रूर कदम उठाया। उसने लाखों यहूदी बच्चों को, महिलाओं को और लोगों को मारना शुरू कर दिया। मारने का मतलब ये उनको एक गैस चैम्बर में भेज देता था। पहले तो उनके साथ खूब अत्याचार किया, उनको घीटों में रखा। घीटों एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत गंदी, जैसे अपने यहाँ स्लैंटी टाउन्स होते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर उसने उनको रखा और फिर धीरे धीरे उनको ले जाके मार डाला। एक गैस चैम्बर में ले जाते थे, लाखों लोगों को ले जाते थे, अभी आगे हम देखेंगे, और उनको पॉइजनस गैस दे के मार डालते थे। और उस जगह का नाम उन्होंने डिसइंफेक्शन रखा, पूरी दुनिया को ये बात पता ना चले ये सारी चीज़ कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस ज़माने में कोई ध्यान नहीं देता था। मीडिया को अपने कब्जे में करके रखा था, अच्छे अच्छे शब्दों को यूज़ करते थे कि हम लोगों को डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं, हम लोगों को जो है बीमारियों से मुक्ति दिला रहे हैं, और पता चला कि ले जाके गैस चैम्बर में गैस, पॉइजनस गैस छोड़ के मार रहे हैं। लाखों की संख्या लोगों को मार डाला, केवल ये नाजी आइडियोलॉजी लेकर के। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाजी आइडियोलॉजी क्या थी? नाजी आइडियोलॉजी थी कि वो जो है किसको सबसे ऊपर मानता था? ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक, जर्मन, आर्यंस को वो सबसे ऊपर मानता था और ज्यूस को सबसे नीचे। However, his ideas were used by racist thinker and politician to justify imperial rule over conquered people. और बाकी के लोग जो रेसिस्ट थिंकर्स थे और पॉलिटिशियन थे, वो जीते गए लोगों पर उसके जो राज्य था उसकी समर्थन करते थे। नाजी का आर्ग्यूमेंट सिंपल था, उन लोग एक ही आर्ग्यूमेंट देते थे कि यदि हमारी रेस स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी तो अपने आप वीक लोग जो होंगे वो पैरिश हो जाएंगे। और वो मानते थे आर्यन रेस जो थे वो फाइनेस्ट थे और वो प्योर थे और वो पूरे वर्ल्ड को। लिखा हुआ है रीड सोर्स ए एंड बी। आप क्या सोचते हैं हिटलर के एम्बिशन के बारे में? आप क्या सोचते हैं महात्मा गांधी ने क्या कहा होगा? महात्मा गांधी ने भी 2 लेटर लिखे थे युद्ध को रोकने के लिए हिटलर को, और सुभाष चंद्र बोस ने तो हिटलर से सहायता भी मांगी थी। मैंने वही बोला ना, इन सब बातों का हमारे देश की राजनीति से कुछ कनेक्शन है, हिस्ट्री से कुछ कनेक्शन है। अदर एस्पेक्ट हिटलर की आइडियोलॉजी से रिलेटेड थी कि जियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द लेबेस्ट्रम
और लिविंग स्पेस। वो बिलीव करता था कि लेवेस्ट्रम मतलब ये जर्मन भाषा का शब्द है कि नई टेरिटरीज से एक्वायर करना चाहिए, नई नई जगहों को एक्वायर करना चाहिए। उससे वो इन्हांस करेगा एरिया ऑफ मदर कंट्री, अपने देश के मदरलैंड की एरिया कंट्री को बढ़ाएगा और लोगों को, सेटलर्स को नए लैंड में नई नई जगह पर मतलब स्थापित करेगा। और उससे क्या होगा, उसके मटेरियल रिसोर्स बढ़ेंगे और जर्मन नेशन को वो मजबूत बनाएगा। तो ये उसकी दूसरी मतलब इसकी आइडियोलॉजी के बाद दूसरी जो है ये सेकंड पॉइंट था। पहला तो उसने नाजी आइडियोलॉजी लगाया, दूसरा उसने ये लेवेंस्ट्रम पॉलिसी लगाया, या जिसको आप कह सकते हैं लिविंग स्पेस पॉलिसी या टेरिटरी को जीतना। वो जर्मन की बाउंड्रीज़ को ईस्टवर्ड में बढ़ाना चाहता था और सारी जर्मन की ज्योग्राफी को एक वन प्लेस पे रखना चाहता था। पोलैंड उसकी लेबोरेटरी बना, मतलब पोलैंड पे उसने आक्रमण किया और इस तरह से उसने न्यू वर्ड है नॉर्डिक जर्मन आयरन किनको कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट वंस इन पावर, जैसे ही एस्टेब्लिश पावर में आए 1933 में, जल्दी से उन्होंने एक एक्सक्लूसिव और रेशियल कम्युनिटी बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने देश से अनडिज़ायरेबल, अब ये याद रखिएगा अनडिज़ायरेबल उनके लिए कौन थे। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी, नाजी चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यन रहे और उन्हीं को वो डिज़ायरेबल मानते थे, उन्हीं को वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट मानते थे और ये मानते थे कि बाकी लोगों को अनडिज़ायरेबल मानते थे। दिस मीन्स दैट इवन दोज जर्मन who were seen as impure or abnormal had no right to exist under the euthanasia program। यूथानेशिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु, हालांकि लेकिन इन्होंने इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा से दूसरों को मृत्यु दिया। हेलमुट फादर जो हेलमुट के पिताजी थे और दूसरे नाजर हाल ऑफिशियल थे, उनको कंडेम्ड टू डेथ मैनी जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली अनफिट। इसलिए हेलमुट के पिताजी मरना चाहते थे। किताब की शुरुआत यहीं से हुई थी क्योंकि उसके पिताजी भी एक ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने कई मेंटली हैंडीकैप्ड लोगों को, उनके मतलब राज्य में, हिटलर के राज्य में हैंडीकैप्ड लोगों को भी कोई जगह नहीं थी। ज्यूज़ को नॉट ओनली कम्युनिटी क्लास, ज्यूज़ लोगों को, यहूदी लोगों को न केवल अनडिज़ायरेबल कहा जाता था, देयर वर अदर्स मैनी जिप्सीज एंड ब्लैक लिविंग्स इन नाजी जर्मनी। ब्लैक जिप्सीज को, जिप्सी जो होते हैं अफ्रीका के लोग होते हैं, उनको भी इन्फीरियर माना जाता था और उनको बायोलॉजिकल प्योरिटी के लिए ख़तरा माना जाता था कि नॉर्डिक जर्मन्स के लिए वो खतरे हैं। इवन रशियन एंड पोल्स इवन रशिया के लोग जो कि अच्छे गोरे होते हैं और पोल्स मतलब पोलैंड के लोगों को भी। जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट ऑफ रशिया, कैप्चर्ड सिविलियन। उनको क्या हुआ, वहाँ के लोगों को, रशिया के, पोलैंड के लोगों को स्लेव वर्कर बना लिया उन्होंने। कई लोगों को, उन लोगों भूखे मर गए, कई लोगों को काम के कारण मर गए। ज्यूस जो थे वो सबसे ज़्यादा सफ़रर थे नाजी जर्मनी में। नाजी की जो हेट्रेट थी वो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी को उन्होंने लिया क्योंकि वो मानते थे कि क्राइस्ट के हत्या के लिए ज्यूज ही जिम्मेदार है। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्राइस्ट एंड असरर्स हैं, असरर्स मतलब सूदखोर हैं। अंटिल मेडिवल टाइम ज्यूस को बार कर दिया गया लैंड से, मतलब वो अपने पास लैंड नहीं रख सकते थे, वो केवल व्यापार करके और मनी लैंडिंग करके ही अपना जीवन। दे लिव्ड सेपरेटली मार्क एरिया, और वो घेटोज नाम की जगह पर रहते थे। उनको अक्सर परसिक्यूटेड किया जाता था, पीरियडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस उनके ऊपर किया जाता था, या एक्सपल्सन मतलब देश से निकाल दिया जाता था। हालांकि हिटलर की जो हेट्रेट थी ज्यूस के ऊपर वो स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस पर डिपेंड थी, विच हेल्ड द कन्वर्शन वॉज नो सोल्यूशन। हालांकि लोग कह रहे थे कि भाई आप उनको बदल लो, जैसे क्रिश्चियन बन जाते हैं लोग, बौद्धिस्ट बन जाते हैं, ऐसे इनको बना लो जर्मन। लेकिन वो कहता था कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा।
उसने कहा टोटल एलिमिनेशन किया जाए। 33 से लेकर 38 तक नाजीज़ ने बहुत टेरराइज़ किया, पॉपराइज़ किया, सैक्रिफाइस किया। पॉपराइज़ करना मतलब उनको गरीबी में ढकेल देना, और उनको नाजीज़ लोगों को कंट्री से को छोड़ने के लिए कहा। और नेक्स्ट फेज़ में 39 से लेकर 45 तक तो उन्होंने अति मचा दी, और उन्होंने उनको कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया, एक जगह पर इकट्ठा करना, और वहाँ पर गैस चैम्बर्स में पोलैंड में ले जाके मारने लगे। न्यू वर्ड आपके सामने है, इनको याद कर लीजिएगा, पूछता है। तो क्वेश्चन आता है, नाजीज़ ने यहूदियों के साथ किस बेस पर अत्याचार किए। फिर आया रेशियल यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है एक आदर्श राज्य, तो ये रेशियल यूटोपिया बनाना चाहते थे। अंडर द शेडो ऑफ वार, नाजीज प्रोसीड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल। जेनोसाइड एंड वार बिकेम टू साइड ऑफ सेम कॉइन। उन्होंने एक तरफ तो जेनोसाइड किया, जेनोसाइड मतलब एक पूरी जाति की, प्रजाति की हत्या, और दूसरी तरफ तो उन्होंने वार किया। ऑक्यूपाइड पोलैंड को डिवाइड कर दिया, नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड जर्मनी में मिला लिया गया, पोल को फोर्स कर दिया गया कि वो अपना घर छोड़ दें, एंड प्रॉपर्टीज़ बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड, और सारे जो प्रॉपर्टी उन लोगों ने छोड़ा वो एथनिक जर्मन्स ने उनसे ले लिया। पोल को जो है वो हर्डेड लाइक कैटल, उनको कैटल के जैसे, कैटल माने होता है पशु, उनको दूसरी जगह भेज दिया गया। एंड डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिज़ायरेबल ऑफ द एम्पायर, पोलैंड को दो भागों में बांट के एक तरफ पूरे उनको ही। मेंबर ऑफ पोलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर्ड, जो भी अच्छे पोलिश जो बुद्धिजीवी लोग थे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग थे कि आवाज़ ना उठाएं, उनको मर्डर कर दिया गया। लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइल, ताकि लोग जो है हमेशा उनसे डरते रहें, सर्वाइल रहे मतलब नीचे पोजीशन में। पॉलिश चिल्ड्रन मतलब पोलैंड के रहने वाले कुछ बच्चे जो आर्यन जैसे दिखते थे, उनको रेस एक्सपर्ट के पास भेजते थे। यदि वो रेस एक्सपर्ट उनको रेस टेस्ट पे पास कर देते थे तो उनको जर्मन फैमिलीज़ को दे देते थे, और या फिर उनको ऑर्फनेज में रख लेते थे, और जहाँ उनको बहुत बुरी स्थिति में, और उनको जर्मन फैमिली को दे देते थे। और यदि नहीं होता था, यदि वो रेसिस्ट टेस्ट में पास नहीं होते थे तो उनको अनाथालयों में रख देते थे, और जहाँ उन्हें मार डालते थे। with some of the largest ghettos and gas chambers. In general, government also served as killing field of the for the Jews. तो इस तरह से क्या हुआ कि देखिए आप, उन्होंने एक रेशियल यूटोपिया बनाया। रेशियल यूटोपिया मतलब एक जाति के लिए आदर्श राज्य की स्थिति की स्थापना करना, एक ही जाति के लिए। ये देखिए, ये एक तरह की गाड़ी थी जिसमें वो भर भर के लोगों को ले जाते थे। ये देखिए, बेंचों में लिखा रहता था केवल आर्यंस के लिए। इन्होंने क्या किया कि बिसाइड्स दिस, उन्होंने क्या किया, जूस के ऊपर वेंडलाइज, लूटेड, उनके हाउस को जो है जला दिया गया। उनके सिनेगॉग, सिनेगॉग मतलब होता है जहाँ पर ज्यूज लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, उनको जला दिया गया। और इस तरह से जो है 1938 को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है, नवंबर 1938 को। और ये इस तरह का फ्री ऑफ ज्यूज़ जो जगह हो जाती थी वहाँ इस तरह का बैनर वो लगा देते थे, और ज्यूज़ लोग जो है ऐसे सामान बेच बेच के, नीचे वाले पिक्चर में अपना जो भी सामान होता था उसे बेच के अपनी ज़िंदगी चलाते थे। फ्रॉम सितंबर 1941 ऑल ज्यूज़ हैड टू वियर एक येलो स्टार, सारे ज्यूज़ को पहनना पड़ता था, और ये आइडेंटिटी मार्क स्टैम्प किया जाता था उनके पासपोर्ट पे, सारे लीगल डॉक्यूमेंट पे। उनको ज्यूस हाउसेस पे रखा जाता था जर्मनी में, और घेटो लाइक लॉज और वॉर्सव जगह नाम की जगह पर रखा जाता था। और ये बहुत ही गरीबी और ख़राब स्थिति वाली जगह थी। जूस हैड टू सरेंडर ऑल देयर वेल्थ, और घेटों में जाने के पहले उनको सारी चीज़ें सरेंडर करनी पड़ती थी।
सून द घिटो वर ब्रिमिंग विथ हंगर, और धीरे धीरे जो घिटो थे, जो वो एरिया थे, वो हंगर, स्टारवेशन और डिजीज़ से भर गए ड्यू टू डेप्रीवेशन एंड पुअर हाइजीन, और पुअर हाइजीन के कारण। ये देखिए, ये पिक्चर दिखा रहा है जिसमें एक आदमी कंसंट्रेशन कैंप से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर इतने तार लगे रहते थे, उनमें बिजली दौड़ते रहती थी कि उसमें क्या होता था कि लोग फंस के ही मर जाते थे यदि भागने की कोशिश की। ये देखिए जूतों के ढेर जो गैस चैम्बर के सामने लगे हुए होते थे, हजारों लाखों जूते वहाँ पड़े रहते थे। ये देखिए ऐसे कंसंट्रेशन कैंप होते थे जिनके आसपास जो दिखते फैक्ट्रियों टाइप के थे और सुंदर भी दिखते थे बहुत। लोग देख कर के शुरू में तो कभी वो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो डेथ कैंप बड़े सुंदर दिखते थे और आसपास उनके देखिए कितने तार लगे रहते थे। Jews from Jewish houses, concentration camp and ghettos from different part of Europe were brought to death factory by a goods train. इनको goods train से लाया जाता था पोलैंड और elsewhere in east, most notably बेल्जियम, ऑस्ट्रिच, इन सब जगहों से लाए जाते थे। And they were charred in gas chamber. Mass killing took place within minute and scientific precision. और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उनको मार डाला जाता था। यूथ इन नाजी जर्मनी, ये देखिए इतने सारे जूते आप देखिए, ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बाहर मिले लोगों के, और उनका नाम होता था फाइनल सॉल्यूशन, डिसइंफेक्शन। यूथ इन नाजी जर्मनी, तो आपने पढ़ा सबसे पहले नाजी आइडियोलॉजी पढ़ा, फिर आपने रेशियल यूटोपिया पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये सारे वर्ड कई बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। रेशियल यूटोपिया क्या था, हायरार्की का सिद्धांत क्या था। अब हम पढ़ेंगे यूथ के साथ क्या चाहता था, यूथ को उसने कैसा रखा था। हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ कंट्री, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था यूथ ऑफ कंट्री में। वो चाहता था एक स्ट्रांग नाजी सोसाइटी कुड बी इस्टेब्लिश ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी, कि बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाए। और वो चाहता था कि बच्चों के ऊपर कंट्रोल हो इनसाइड और आउटसाइड स्कूल। व्हाट हैपन टू स्कूल इन, क्या होता था आखिर स्कूलों में? सारे स्कूल को क्लीन और प्यूरिफाइड किया जाता था, मतलब जितने टीचर थे ज्यूस थे उनको सबको मार डाला या डिसमिस कर दिया जाता था। चिल्ड्रन को पहले जर्मन और ज्यूस वर नॉट सिट टुगेदर एंड प्ले टुगेदर, जर्मन और ज्यूस को एक साथ खेलने और बैठने नहीं दिया जाता था, और अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन ज्यूस को माना जाता था। फिजिकली हैंडीकैप्ड जिप्सीज को स्कूल से निकाल दिया जाता था और उनको गैस चैम्बर में ले जाया जाता था और मार डाला जाता था। गुड जर्मन चिल्ड्रन सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, और नाजी स्कूलिंग में बहुत प्रॉपर तरीके से एक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग उन्होंने बनाई थी, वो दी जाती थी। स्कूल की टेक्स्ट बुक फिर से लिखी गई, रेशियल साइंस उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, नाजी के आइडियाज़ बताए गए, स्टीरियोटाइप टाइप जो ज्यूस के बारे में थे कि इन्होंने क्राइस्ट की हत्या की है, ये सब क्लासेस में पढ़ाए जाते थे। इवन मैथ्स की क्लास में भी ये सब पढ़ाए जाते थे। चिल्ड्रंस को सबमिसिव होने को कहा जाता था, हिटलर की पूजा करने के लिए कहा जाता था, और ज्यूस से हेट करने के लिए कहा जाता था। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू, मतलब इवन स्पोर्ट्स में भी लोगों को वायलेंस सिखाया जाता था और एग्रेशन सिखाया जाता था। बॉक्सिंग बच्चों को सिखाई जाती थी ताकि वो आयरन हार्टेड बने। ये देखिए एक पिक्चर है जिसमें ज्यूस बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ताकि नेशनल सोशलिज्म लाया जाए। 10 साल के बच्चों को जुंगवॉक नाम की एक ग्रुप में एंटर करना होता था। ये क्वेश्चन आता है जुंगवॉक क्या था। 14 में सबको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता था, जिसमें हिटलर यूथ, जिसमें उनको सिखाया जाता था कि हिटलर की पूजा करो। ग्लोरीफाई किया जाता था एग्रेशन, वायलेंस, कंडेम, डेमोक्रेसी को कंडेम करवाया जाता था, और ज्यूस को हेट करवाया जाता था, कम्युनिस्ट, जिप्सीज, इन सबको। और इतनी रिगरस और आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग के बाद या तो उनको लेबर सर्विस 18 में, एज ऑफ 18 में यूथ को ज्वाइन करना होता था, और या तो फिर उसके बाद उनको आर्म फोर्सेस में या किसी नाजी ऑर्गेनाइजेशन में जाना होता था। आपको एक्टिविटी दी जा रही है कि यदि आप एक स्टूडेंट होते, आप क्लास में बैठे, तो आप कैसा ज्यूस के प्रति फील करेंगे।
जुंगवा का एक वर्ड दिया हुआ है, क्या होता है? द यूथ लीग ऑफ नाजीज जो थी वो 1922 में 1922 में ही बन गई थी। 4 ईयर लेटर इसके नाम हिटलर यूथ रख दिया था। ये क्वेश्चन आता है, हिटलर यूथ क्या था, जुंगवाक क्या था? अपन को क्वेश्चन पे भी ध्यान देना, नहीं तो आप कहानी में बह जाएं। क्लियर? अब उसके बाद हिटलर यूथ मिलिट्री सर्विस करना पड़ता था, और जब सब कुछ हो जाता था, वी वोंट डोंट लेट गो ऑफ एनी वन, द लेबर फ्रंट टेक होल्ड ऑफ देम एंड कीप होल्ड अंटिल दे हैव टू गो टू ग्रेव वेदर दे लाइक और नॉट। और नहीं तो फिर क्या होता था कि उनको सेना में तब तक रखा जाता था, चाहे वो चाहें या ना चाहें, उनको सेना में रखा जाता था। सबसे खतरनाक था नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वाज रिपीटेडली टोल्ड, वो कहा जाता था कि बार बार बच्चों को सिखाया जाता था कि वुमेन जो होती हैं वो मैन से अलग होती हैं, वुमेन मैन से अलग होती हैं। जो द फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मैन एंड वुमेन हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवन वाज स्ट्रांग एंड इट वॉज रॉन्ग एंड वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। और ये सिखाया जाता था कि डेमोक्रेटिक राइट के लिए लड़ना, कि महिला पुरुष समान है, ये सब गलत है। बच्चों को, खासकर लड़कों को एग्रेसिव, मास्कुलाइन और स्टील हार्टेड बनाया जाता था, जबकि लड़कियों को गुड मदर और रियल प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन होना सिखाया जाता था। गर्ल्स को सिखाया जाता था कि उनको प्योरिटी ऑफ रेस बना के रखना है, उनको ज्यूस से दूर रहना है, उनको घर चलाना है, बच्चों को नाजी की वैल्यू सिखाना है, उनको बियरर ऑफ आर्यन कल्चर और रेस बनना है। बियरर मतलब ले जाने वाला। हिटलर ने 1933 में कहा था, इन माई स्टेट मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन, कि मेरे स्टेट में मदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ उसका मतलब ये नहीं था कि वो महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करता था। वहाँ इसका मतलब था कि यदि कोई महिलाएं अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन को पैदा करती थी तो उनको जो है बहुत बुरी तरह पनिश किया जाता था, पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जाता था, और यहाँ तक कि मैंने तो पढ़ा है कि उनके बाल कटवा दिए जाते थे, उनको पब्लिकली कंडेम्ड किया जाता था। परंतु जो महिलाएं अच्छे बच्चे पैदा करती थी, उनको अवार्ड तक देता था ये, दे वर गिवन फेवरेबल ट्रीटमेंट, उनको हॉस्पिटल में फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलता था, उनको कंसेशन मिलता था थिएटर टिकट में और रेलवे फेयर में, और उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कई ऑनर्स भी दिए जाते थे। ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था 4 बच्चों के लिए, सिल्वर 6 बच्चों के लिए और गोल्ड 8 बच्चों के लिए और ज़्यादा के लिए। ऑल आर्यन वुमेन वर डेविएटेड फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वेयर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सीवियरली पनिश्ड। और सारी जो महिलाएं जिनको जो इस तरह अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन को जो जन्म देती थी, उनको पनिश किया जाता था। जो कांटेक्ट रखती थी ज्यूस, पोल्स और रशियन से, उनको परेड करवाई जाती थी, शेव्ड हेड, ब्लैकन्ड फेस और प्लेकार्ड हैंगिंग अराउंड देयर नेक, आई हैव सुलीड द ऑनर ऑफ द नेशन, कि मैंने देश के नाम को बर्बाद किया है। कई महिलाओं को जेल सेंटेंस हुई और सिविक ऑनर उनको लॉस्ट किया गया। जो नाजी का आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा था वो गजब का था। उन्होंने लैंग्वेज और मीडिया को बहुत केयर से यूज़ किया और बड़े ग्रेट इफ़ेक्ट से। उन्होंने कई वेरियस प्रैक्टिस को बहुत ही कई ऐसे शब्द यूज़ किए, जैसे वो कभी किल और मर्डर शब्द यूज़ नहीं करते थे। उन्होंने लोगों को मारने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन, यूथानेसिया, फाइनल सोल्यूशन वो ज्यूस के लिए यूज़ करते थे, यूथानेसिया वो डिसेबल्ड के लिए यूज़ करते थे, ये याद रखिएगा। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन शब्द का इस्तेमाल करते थे। ये क्वेश्चन आता है कि नाजीज़ ने मीडिया और लैंग्वेज का किस तरह से यूज़ किया। एवैक्यूएशन का मतलब होता था लोगों को गैस चैम्बर तरफ ले जाना, और गैस चैम्बर्स को क्या कहा जाता था? गैस चैम्बर्स को डिसइंफेक्शन एरिया कहा जाता था, और वो बाथरूम के जैसे दिखते थे जिनमें शॉवर टाइप का लगा रहता था। मीडिया को केयरफुली यूज़ किया जाता था सपोर्ट ऑफ रेजिम के लिए और पॉपुलराइज करने के लिए नाजी के व्यूज़ को वर्ल्ड वाइड।
नाजी आइडियाज़, विजुअल इमेजेस, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन और लीफलेट्स के द्वारा लोगों के बीच में फैलाए गए थे। पोस्टर्स में ग्रुप्स आइडेंटिफाई एनिमीज ऑफ जर्मन वेयर स्टेरियोटाइप, मॉक्ड, अब्यूज, डिस्क्राइब्ड एज इविल। और पोस्टरों में भी ज्यूज को इविल्स बताया जाता था। सोशलिस्ट और लिबरल को वीक और डिजनरेट बताया जाता था। दे वर अटैक्ड एंड मैलिशियस फॉरेन एजेंट, अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट, और उनको अटैक किया जाता था कि वो फॉरेन एजेंट हैं जो देश के लिए बहुत ख़राब है। प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई जाती थी लोगों हेट्रेट करने के लिए ज्यूस के प्रति। उस समय एक बहुत फेमस फिल्म थी द इटर्नल ज्यू। ऑर्थोडॉक्स ज्यूस को स्टीरियोटाइप किया जाता था और मार्क किया जाता था। उनको दिखाया जाता था कि उनकी दाढ़ी उड़ रही है, वेयरिंग कैप्टकन्स, whereas reality it is difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community। हालांकि रियल लाइफ में उनको ऐसा अलग अलग नहीं देख सकते थे, वो बहुत एसिमिलेट हो गए थे। ज्यूस को वर्मिन, रैट और पेस्ट माना जाता था। दे मूवमेंट वर कंपेयर टू दोस ऑफ रोडेंट, उनको रोडेंट माना जाता था। Nazism war grown on mind of people, trapped their emotion, turned their hatred and anger to those marked undesirable। और इस तरह से उन लोगों ने क्या किया, लोगों को के मन में बहुत घृणा भर दी इन सभी माध्यमों के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन आता है कि मीडिया का और लैंग्वेज का उन्होंने कैसे यूज़ किया। तो ये एक्टिविटी दी हुई है ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बहुत सारे लोगों ने इस नाजी आइस को देखा, मतलब वर्ल्ड को नाजी आइस से देखा, उनकी माइंड नाजी लैंग्वेज में बोले, उन्होंने हैट्रेड और एंगर उनके बीच में लेकर के आए। ये पूरी क्रोनोलॉजी दी हुई, देखिए कब क्या क्या हुआ ये याद कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बता दिया हूँ, पूरा प्रैक्टिस करा दिया हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस आते हैं कि कब हिटलर चांसलर बना, कब उसने पोलैंड पे आक्रमण किया, कब जो है उसने जर्मनी ने यूएसएसआर पे आक्रमण किया, कब उसने मास मर्डर शुरू किया। ये सारी डेट्स आपको याद रखनी। तो इस तरह से क्या हुआ कि उन लोगों ने ज्यूस के प्रति बहुत ज़्यादा लोगों के मन में हेट्रेड भर दी और पूरे वर्ल्ड को इसके बारे में पता नहीं चला। बहुत समय बाद इसको लोगों को पता चला, जब लोग क्या हुआ कि अपने जो बातें थी उन्होंने, कुछ लोगों ने इस तरह से, ये जो एक दूध का डिब्बा बना हुआ है इसमें कुछ लोगों ने अपनी डायरी रख दी थी और चीज़ें रख दी थी। एक किताब थी, एक बहुत ही अच्छी किताब है जो बाद में, मतलब शार्लट बैरेट ने एक किताब लिखी थी थर्ड रिंच ऑफ ड्रीम्स। तो इससे पूरा उनके बारे में बाद में लोगों को पता चला, इनके होलोकास्ट के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में। तो लोगों को पता ही नहीं चला, इसको होलोकास्ट कहा जाता है। तो नॉलेज अबाउट होलोकास्ट कैसे पता चला, तो ये इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें जो मिली उनसे हमको होलोकास्ट के बारे में पता चला। और ये महात्मा गांधी के 2 लेटर दिए हुए हैं। होलोकास्ट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए मैंने होलोकास्ट के बारे में नहीं बताया। होलोकास्ट का मतलब